ओके, गुड इवनिंग। तो मैं ऑडिबल हूँ आप लोगों को? हाँ ना बोलो भाई, ऑडिबल हो कि नहीं? ये क्या हो रहा है? अरे मैं ऑडिबल हूँ तुम लोगों को? कोई बोलो। अच्छा, तो सब नींद से उठो अगर नींद में हो तो जिनके इनके डाउट्स हैं ग्रुप में पोस्ट करो, 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। चलो, तो जो क्वेश्चन हेलो जी, गुड इवनिंग, बताओ। हाँ, अभी मैं क्लास में हूँ, मेरी 6 से 11 तक क्लास होती है, तो आज 11 के बाद फ़ोन करना या कल फ़ोन करना, आप व्हाट्सअप कर सकते हो, ठीक है अभी। हाँ चलो, तो देखो जिनके जो भी डाउट्स हैं ना, तो कौन कौन ज्वाइन किया है, जो भी लोग हैं। चलो, नेहा ने जो डाउट भेजे वो है ना, करते हैं सॉल्व। बाकी जिनके जो भी डाउट होगा बता सकते हो। देखो, अच्छा, तो पहला जो आपने भेजा है, चलो आपके लास्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हालांकि क्वेश्चन थोड़े है ना लेंदी लेंदी है, तो इसमें कौन सा सॉल्व करें? चारों? चलो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में बस ये नहीं समझ में आ रहा है, वो 2x + y मतलब b और d के ऑप्शन, a और जो क्वेश्चन नंबर 12 है, आपको ये दे रखा है कि x जो है नॉर्मल है ना, 0,σ1² है। देखो, तुम लोगों में जिनके डाउट्स हैं वो ग्रुप में भेजो, मैं 1 बाय 1 एक एक पर्सन का सॉल्व कर सकता हूँ अगर डाउट है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं। तो y जो है आपका नॉर्मल 0σ2² है। तो आपको कहाँ डाउट है, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में? बी और डी में। चलिए बी पहले सॉल्व करते हैं, देखिए ध्यान से। तो बी ऑप्शन, और ये दोनों इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है ना, तो इंडिपेंडेंट है तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि एक्स वाई जो है वो बाईवेरिएट नॉर्मल बना रहा है ना। अगर दो रैंडम वेरिएबल नॉर्मल है, इंडिपेंडेंट अगर है, तो गारंटी है कि एक्स वाई क्या बनाएगा, बाईवेरिएट नॉर्मल बनाएगा। पैरामीटर्स क्या होंगे, μ1 μ2 σ1² σ2² एंड कोरिलेशन कोएफिशिएंट क्या होगा इन दोनों के बीच का? 0 होगा। इंडिपेंडेंट है इसीलिए 0 होगा। ओके, तो ये हो गया। अच्छा, बाईवेरिएट नॉर्मल मुझे क्यों लिखना पड़ा, वो इसलिए मैं लिख रहा हूं क्योंकि अभी मैं बोलूंगा कि एक्स वाई इंडिपेंडेंट है ना, तो एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट इफ एंड ओनली इफ कोवेरिएंस बिटवीन एक्स वाई इज 0। ये थ्योरम है, ये हमेशा सही नहीं है, ये सिर्फ नॉर्मल के केस में सही है, वो भी बाईवेरिएट नॉर्मल में। अगर एक्स वाई दोनों नॉर्मल है, इंडिपेंडेंट नहीं है, तो कोई जरूरी नहीं ये थ्योरम सही होगा। ये थ्योरम सिर्फ ट्रू है बाईवेरिएट नॉर्मल में, ठीक है, जब बाईवेरिएट नॉर्मल का केस होगा, या टू इंडिपेंडेंट नॉर्मल हो, तो उस केस में ये इफ एंड ओनली इफ। अदरवाइज आपको याद होगा सिर्फ वन वे है, कोवेरिएंस 0 होने का मतलब नहीं है इंडिपेंडेंट होता है, लेकिन अगर ये बाईवेरिएट नॉर्मल है तो इफ एंड ओनली इफ है इसमें, ठीक है ना। तो ओके, अब आपके ऑप्शन पे आते हैं। आपका बी डाउट है, बी ऑप्शन में आते हैं। देखिए बी ऑप्शन जरा, तो आप क्या कोवेरिएंस निकाल सकते हैं इनके बीच का? क्या आएगा, कोवेरिएंस बिटवीन 2x + y, x - y, बताइए क्या आएगा? तो इसको ओपन करना आता है, ये इजी है। देखिए ऐसा करते हैं, कोवेरिएंस 2x, x प्लस, तो चूंकि माइनस है यहाँ पे तो मैं ऐसा लिखता हूं
हाँ ठीक है, कोवेरियंस 2x कॉमा माइनस वाई प्लस कोवेरियंस y कॉमा एक्स, फिर आ जाएगा प्लस कोवेरियंस y कॉमा माइनस वाई। समझ आ रहा होगा मैंने क्या किया है, टर्म बाई टर्म, दो टर्म यहाँ पे, दो टर्म है तो 1 बाई 1, इसको ब्रेक कीजिए। सो ये 2 बाहर आ जाएगा, 2 टाइम्स सिग्मा 1 स्क्वायर, ये 2x है तो 2x x है ना, तो आप 2 बाहर निकाल सकते हैं, फॉर्मूला होता है कोवेरियंस का। सो 2 टाइम, किसी को ऐसे डाउट हो रहा था आप अनम्यूट करके पूछ सकते हो, ठीक है ना। अब यहाँ नहीं नहीं नहीं, ये सिग्मा 2 स्क्वायर नहीं, यहाँ क्या होगा, एक्स वाई है यहाँ पे, यहाँ एक्स एक्स था, कोवेरियंस बिटवीन एक्स एंड एक्स इज वेरियंस ना, यहाँ क्या होगा, अब यहाँ 2 बाहर आएगा, यहाँ से माइनस बाहर आएगा, तो -2 टाइम कोवेरियंस बिटवीन एक्स वाई, ऐसे ही रहेगा, प्लस तो यहां से होगा प्लस, ठीक है ना, तो ये हो गया 2 सिग्मा स्क्वायर प्लस -2 टाइम कोवेरियंस एक्स वाई प्लस कोवेरियंस, अच्छा कोवेरियंस एक्स वाई और वाई एक्स सेम ही रहता है, तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, कोवेरियंस बिटवीन एक्स वाई नेक्स्ट टर्म को, और माइनस कॉमन आएगा, ये वाला माइनस बाहर आएगा, किसी में भी कोई परसेंट यू कैन टेक आउट, तो यहां से आ जाएगा कोवेरियंस वाई वाई, जिसको बोलेंगे हम सिग्मा 2 स्क्वायर। चेक कीजिए, अब आपको क्या दे रखा है, एक्स वाई क्या है, इंडिपेंडेंट, तो इन दोनों की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हाँ, तो 2 सिग्मा 1 स्क्वायर माइनस सिग्मा 2 स्क्वायर, अब ये जीरो कब होगा, हाँ ठीक है ना, तो चूंकि ये इंडिपेंडेंट नॉर्मल है तो ये भी नॉर्मल होगा, ये भी नॉर्मल होगा। फिर से मैं बता दूं, अगर आपको ये इंडिपेंडेंट नहीं होता, x और y अगर इंडिपेंडेंट नहीं होता तो ये 2x प्लस वाई जरूरी नहीं है नॉर्मल ही होगा, समझ रहे हो, x नॉर्मल है y नॉर्मल है, मुझे नहीं बता रखा है कि x y इंडिपेंडेंट है कि नहीं है, तो उस केस में 2x प्लस वाई कोई जरूरी नहीं कि नॉर्मल ही आएगा। नॉर्मल आने की गारंटी कब है, अगर मुझे बता रखा हो बाईवेरिएट नॉर्मल है या बता रखा हो इंडिपेंडेंट है तब, अदरवाइज दो डिफरेंट नॉर्मल रैंडम वेरिएबल है तो उसका सम कोई जरूरी नहीं है कि नॉर्मल ही आएगा, इंडिपेंडेंट है तब आएगा, इन जनरल नहीं होगा। ओके, तो यहां से ये 0 होगा इफ एंड ओनली इफ 2 सिग्मा 1 स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा 2 स्क्वायर, ठीक है, तो ये आ गया आपके पास, तो बी ऑप्शन ट्रू होगा। नहीं नहीं, इंडिपेंडेंट दो नॉर्मल है, इंडिपेंडेंट बाईवेरिएट है, बाईवेरिएट है, ये वन वे थ्योरम है। थ्योरम क्या देखिए, यहां पे क्या होता है कि इफ x, y इज, या जो रैंडम वेरिएबल है, सो ये जो रैंडम वेरिएबल आपका x, y है, दिस इज बाईवेरिएट नॉर्मल if and only if ax plus by is normal for all a belongs to r and b belongs to r, ये थ्योरम है। तो अगर बाईवेरिएट नॉर्मल मुझे गिवन है तो उसका कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन नॉर्मल ही होगा, या आपको अगर ये पता है कि एनी लीनियर कॉम्बिनेशन विल इज ऑलवेज नॉर्मल, एनी लीनियर कॉम्बिनेशन, तो बाईवेरिएट नॉर्मल हो जाएगा। बट ऐसा नहीं कि x नॉर्मल है y नॉर्मल है तो y x y मिलके बाईवेरिएट नॉर्मल होगा, ऐसा नहीं होगा, इंडिपेंडेंट है तब ऐसा होगा। ऐसा क्यों होता है, डेफिनेशन से समझ आएगा आपको, जो जॉइंट है आप जॉइंट लिखेंगे तो आपको समझ आएगा वहां पे, या मैं अभी बाईवेरिएट नॉर्मल कराऊंगा 7 to 9 में, अभी अगला टॉपिक वही होगा, अगले इसी वीक में मतलब बाईवेरिएट नॉर्मल आएगा। या पुराने रिकॉर्डिंग वीडियो देख सकते हैं। डी ऑप्शन आपको डाउट है तो डी देखिए, अब तो डी भी सेम ही होगा, जैसे बी किया वैसे डी हो जाएगा, सेम ही है। ओके, तो अब बाकी क्वेश्चन पे आते हैं आपके, और कौन से में डाउट बताइए। पहला ऐसा सॉल्यूशन अपलोड किया हुआ है यूट्यूब पे, इसमें क्या है, इसमें डायरेक्टली जो देखो u दो पार्ट में, अगर u सिर्फ होता, u अगर आपका सिर्फ होता, इसको बंद कर लो, हाँ, तो अगर u सिर्फ मुझे गिवन होता कि लाइक x1 से लेके xn तक है, तो उस केस में ये आपका जो है, देखो मैंने एक सॉल्व करता हूं,
अच्छा, आपकी अगला क्वेश्चन हम बाद में करते हैं, जो बाकी लोगों का भी करते हैं, फिर अभी टर्न आएगा तो करेंगे, तो कल फिर 6 to 7 में पूछिए, ऐसे हो जाएगा, मुझे अगर टाइम मिलेगा तो, नहीं तो फिर अगली क्लास में आप 9 to 11 में भी आज डाउट है, वैसे चल ही रहा उसमें डाउट, कल एस्टिमेशन का डाउट हुआ था, आज भी डाउट ही होगा मुझे लग रहा मोस्टली 9 to 11 PM वाले बैच में। तो मैं आता हूँ आपके क्वेश्चन पे, हालांकि सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, नहीं तो आज नहीं तो कल पूछेगा, ठीक है। अभी एक एक क्वेश्चन सबका सॉल्व करते हैं। हरिओम ने जो भेजा है उनको कौन सा डाउट है? 68। ऐसे जो पहला क्वेश्चन है इसका सॉल्यूशन YouTube पे पब्लिक है, मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ। जो 84 नंबर क्वेश्चन आप बोल रहे हैं, आप मेरे चैनल पे जाएंगे, आप सर्च कीजिए IIT एग्जाम 2023 सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 56 है ये ओरिजिनल पेपर में, तो 56 क्वेश्चन आप देखिए मेरे चैनल पे, आपको मिल जाएगा सॉल्यूशन इसका। हाँ, नहीं तो मैं क्लास में कल कराता हूँ, या आज टाइम मिलता है तो आज कराता हूँ। तो अभी हरिओम ने जो पूछा है क्वेश्चन नंबर 68, तो देखिए, तो जो 68 इन्होंने पूछा है, ये कह रहा है कि XY be the random vector with joint MGF। आपको joint MGF दे रखा है, आज गाना नहीं बज रहा, अच्छा है तो मैं खिड़की खोल देता हूँ, मैं गाना बजा के, हाँ। तो जो आपके पास MGF दे रखा है MT1 T2, ये आपके पास क्या है 1/1 माइनस, मैं ओपन कर देता हूँ, जो ब्रैकेट इन्होंने लिखा है ओपन करके लिख देता हूँ, एंड 1 माइनस T2, ठीक। और ये कब है? जब T2 ले, ठीक है, कंडीशन है, ओके नो प्रॉब्लम। और आपको बता रहा है कि जो Z है वो X प्लस Y है, तो आपसे क्या पूछना चाह रहा है, ये वेरिएंस ऑफ Z। अब ध्यान दो, यहां आपको कुछ नहीं बोला है इसने कि, और ऐसे क्या आपको लग रहा है कि ये प्रोडक्ट ऐसा लिख सकते हैं क्या हम इसको mx1 ऑफ t या mx ऑफ t t1 इनटू my ऑफ t2? क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं आपसे, क्या मैं इस चीज को ऐसा लिख सकता हूं, हाँ या ना? नहीं लिख पा रहे सर, नहीं लिख पा रहे, लिख भी नहीं सकते हैं, क्यों? क्योंकि आप इसको अलग नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब ये हुआ कि x एंड y आर डिपेंडेंट, क्योंकि वो थ्योरम होता है कि अगर ये इंडिपेंडेंट होता है, इफ एंड ओनली इफ होता है कि x एंड y आर इंडिपेंडेंट इफ एंड ओनली इफ ज्वाइंट MGF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मार्जिनल MGF। तो ऐसा नहीं लिख पाएंगे, तो ये डिपेंडेंट है पक्का। तो डिपेंडेंट है तो इसका मतलब है कि ये गारंटी देगा कि, है ना, अगर मान लो कोवेरिएंस नॉन जीरो है, इंडिपेंडेंट होता, कोवेरिएंस जीरो होता, कुछ भी हो सकता है ना, कोवेरिएंस जीरो नॉन जीरो कुछ भी हो सकता है, तो इसको भी कुछ नहीं बोलते, ठीक है। मतलब इंडिपेंडेंट है तो गारंटी है कोवेरिएंस जीरो होगा, डिपेंडेंट है तो कोई गारंटी नहीं है, कोवेरिएंस जीरो भी हो सकता है, नॉन जीरो भी हो सकता है। वो थ्योरम वन वे है कि इफ x एंड y आर इंडिपेंडेंट देन कोवेरिएंस इज जीरो। तो ये इफ देन वन वे स्टेटमेंट है, इफ एंड ओनली इफ टू वे स्टेटमेंट, इधर से उधर जा सकते हैं, उधर से इधर आ सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, जैसे मैंने बोला डिपेंडेंट है, तो ऐसा नहीं बोल सकते कोवेरिएंस नॉन जीरो ही होगा, कोई जरूरी नहीं है, वो जीरो भी हो सकता है, नॉन जीरो भी हो सकता है, आपको थ्योरम समझना पड़ेगा। तो इंडिपेंडेंट गारंटी देता है कोवेरिएंस जीरो होगा, कोवेरिएंस नॉन जीरो है तो वो गारंटी देता है कि वो डिपेंडेंट होगा। लेकिन अगर डिपेंडेंट है तो कोई गारंटी नहीं कोवेरिएंस जीरो या नॉन जीरो होगा, इस तरीके से, ओके। या कोवेरिएंस अगर जीरो है तो कोई गारंटी नहीं है कि वो इंडिपेंडेंट होगा या कुछ भी हो सकता है, इस तरीके से। तो एनीवे, अब यहां समझिए आप, तो आपसे क्या पूछा गया है, वेरिएंस ऑफ z, तो मतलब वेरिएंस ऑफ x प्लस वाई। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है वेरिएंस x प्लस वाई का? वेरिएंस x प्लस वेरिएंस y 2 टाइम कोवेरिएंस x कॉमा y। तो चूंकि इंडिपेंडेंट तो है नहीं तो इसको मैं जीरो लिख नहीं सकता, तो ये हमारे पास है। अब आप जानते हैं वेरिएंस x का फॉर्मूला ex स्क्वायर माइनस ex का होल स्क्वायर, e ऑफ y स्क्वायर माइनस ey का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये वेरिएंस x हो गया, ये वेरिएंस y हो गया, एंड यहां से क्या होगा कि प्लस 2 टाइम, अब आप लोग कोवेरिएंस का ही फॉर्मूला जानते हैं, e ऑफ xy माइनस ex ey, ठीक। अब देखो मुझे इन चीजों की जरूरत है, और इसका नाम क्या है, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। तो आपको पता है मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, नाम ही बता रहा है ये मोमेंट जनरेट करेगा। तो हम MGF यूज करके हर टर्म की वैल्यू निकाल सकते हैं, कैसे? तो आप देखिए यहाँ पे, अगर मैं आपसे पूछ लूं mx, ये जो है ना t1 t2 है ना, तो अगर चलो मैं t2 को 0 रख देता हूँ, t1 0, इसकी वैल्यू यहाँ से देखिए क्या आएगी,
T2 को 0 रख दीजिए आप, तो क्या बनेगी, 1/b ब्रैकेट में 1 ठीक है ना। तो 1 माइनस T1, तो ये आपका आ गया। और आपको थ्योरम याद होगा कि जब T2 को 0 पुट करते एक्चुअली ये मार्जिनल आ जाता है फर्स्ट वेरिएबल का, तो ये एक्चुअली मुझे x का mgf मिल गया। ओके, अब आपको पता है जब x का mgf मिल गया तो यहां से मैं ex भी निकाल सकता हूं, ex स्क्वायर भी निकाल सकता हूं, राइट। यस सर। तो एक बार डिफरेंशिएट करेंगे और t को 0 पुट कर देंगे तो ex आ जाएगी। 2 टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे, t को 0 पुट करेंगे तो ex स्क्वायर आ जाएगी। तो मुझे ex स्क्वायर और ex दोनों मिल जाएगा, तो ये क्वांटिटी आ जाएगी। ओके, अब फिर से वही एक्सपेरिमेंट करते हैं जी। यहाँ से हम x follows exponential 1 ऐसा नहीं बोल सकते। हाँ बोल सकते हैं, यस यस। तो x फॉलोज एक्सपोनेंशियल 1, x फॉलो एक्सपोनेंशियल 1, तो इजीली आ गया ex is equal to 1 and variance x is equal to also 1, राइट, लैम्डा स्क्वायर। तो ex स्क्वायर यहाँ से आई थिंक 2 आ जाएगा, राइट। तो ये मिल गया आपको, तो ये भी चलेगा क्योंकि MCF यूनिकली डिटरमिन्ड डिस्ट्रीब्यूशन, दिस इज फाइन। अगेन m of 0 T2, तो आप T1 को 0 रख दीजिए अब, तो क्या बचेगा, T1 को 0 पुट करो, 1 माइनस T2 का स्क्वायर। तो ये किसका डिस्ट्रीब्यूशन है, हाँ गामा हो जाएगा 1, तो गामा 2,1। ये दूसरा अप्रोच, एक अप्रोच फिर से वही है कि यू विल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू T2 वंस, पुट T2 इज इक्वल टू 0, EY आएगा। यू डिफरेंशिएट इट ट्वाइस विद रिस्पेक्ट टू T2 एंड T2 को 0 पुट कर दो तो EY स्क्वायर आ जाएगा, उस तरीके से। अदरवाइज इफ यू कैन आइडेंटिफाई द MGF, क्योंकि MGF यूनिकली डिटरमिन्ड डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये यूनिक डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा, तो यहां से भी काम हो गया। तो EY हियर यू विल गेट, क्या होता है अल्फा 1 बीटा दिस, तो अल्फा बीटा कोई भी फॉर्म ले लो, क्या ही फर्क पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तो 1 ही है ना। तो ये 2 आएगा और वेरिएंस y अल्फा बीटा स्क्वायर, ये भी 2 आएगा। तो यहां से आपके पास EY स्क्वायर आ गया, वेरिएंस y प्लस EY का होल स्क्वायर, कितना 6। तो ये हमें मिल गई। तो अब आपको क्या क्या मिल गया, EY स्क्वायर EY ये दोनों मिल गया, तो ये दो टर्म आ गए, ये दोनों टर्म आ गए, ये भी आ गया, EX EY भी आ चुका है। अब मुझे बस इसकी जरूरत है ना। तो EXY की, इसको बोलते हैं ज्वाइंट मोमेंट हो गया ये। तो ज्वाइंट मोमेंट है, तो अब ये मार्जिनल से नहीं फाइंड कर सकते आप, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यू नो हाउ टू फाइंड, तो हम ज्वाइंट MGF यूज कर लेंगे। तो क्या करेंगे, यू डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू T1 एंड T2, जो ज्वाइंट MGF है उसको एक बार T1 के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, देन T2 के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, 2 बार डिफरेंशिएट होगा। एंड बाद में T1 को भी 0 रख दो एंड T2 को भी 0 रख दो, तो क्या आंसर आ जाएगा, XY। तो कर दोगे या करके दिखाऊं, बताओ, कर लेंगे सर आप है ना। हाँ, एक बार डिफरेंशिएट T1 के रेस्पेक्ट में, T1 वहीं 0 पुट कर देना, पहले T1 के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करो और T1 0 रख दो, तो सिर्फ T2 बचेगा। फिर T2 के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करो, फिर T2 को भी 0 रख दो, जो आंसर आएगा वो EXY आएगा, क्योंकि T1 को डिफरेंशिएट करने के बाद T1 का काम खत्म हो गया ना, तो वहीं 0 कर दो, तो थोड़ा आसान हो जाएगा, 2 से आ जाएगा। सारे टर्म्स आ गए, तो यहाँ पे अब पुट कर देना है, तो इसमें पुट कर देना है, तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते भी, एक एक पर्सन का एक एक क्वेश्चन करेंगे, फिर बाद में सेकंड क्वेश्चन का टर्न आएगा। तो हाँ देखो हरिओम ने भेज भी दिया ऐसे, तो ठीक है। नेक्स्ट जो है नेहा ने भेजा है, ये क्वेश्चन नंबर 12। तो ये कह रहा है कि x1 x2 x3 रैंडम वेक्टर है और आपको जॉइंट पीडीएफ दे रखा है तीनों का। सो x1 x2 x3 आपके पास आ जाएगा 1 माइनस साइन x1 साइन x2 साइन x3 अपॉन 8 पाई क्यूब, ठीक है। और ये है 0, तो ये कब है, जब ईच xi 0 से 2 पाई है, ईच xi
between 0 to 2 pi and 0 otherwise, ऐसा हो गया। अब तो आपसे पूछ के आप ध्यान दीजिए, तो ये कह रहा है कि which of the following statement is true। अच्छा वो ऑप्शन ABCD ऊपर नीचे हो गया ना, तो कह रहा है पहला x1 x2 x3 आर म्यूचुअली इंडिपेंडेंट। तो आप खुद सोचो जरा, क्या आप इसको ऐसा लिख पाओगे? पहला ऑप्शन जो बोलना चाह रहा है कि x1 x2 x3, क्या किसी तरीके से हम ऐसा लिख सकते हैं इसको? डू यू थिंक ऐसा होगा? नो सर। ऐसा नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि आप इसको कैसे भी ब्रेक करेंगे, अगर मार्जिनल भी आप निकाल लो चलो, तो ऐसा तो नहीं, क्योंकि ये 1 माइनस है ना, तो सेपरेट नहीं कर पाएंगे हम, तो ये ऐसा तो नहीं लिखा जा सकता, ठीक है? क्योंकि म्यूचुअली इंडिपेंडेंट कब होगा? व्हेन जॉइंट पीडीएफ कैन बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ मार्जिनल पीडीएफ्स। तो मार्जिनल कैसे निकलता है? अगर मुझे x1 का चाहिए तो इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा x2 एंड x3 के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना? तो 0 से 2 पाई में आप डिफरेंशिएट करेंगे तो होगा क्या? मुझे तो ऐसा लग रहा है जब यूनिफॉर्म वो निकालेंगे ना आप, तो आई थिंक ईच xi जो आएगा यूनिफॉर्म 0 से 2 पाई ही आ जाएगा। चेक। हाँ सर ऐसा ही है। क्योंकि वो 0 हो जाएगा ना, साइन वाला डिफरेंशिएशन 0 से 2 पाई में साइन का डेरिवेटिव 0 आएगा, बिकॉज साइन 2 पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स, है ना? फोर्थ क्वाड्रेंट का है, तो साइन 2 पाई माइनस एक्स माइनस साइन एक्स। और इंटीग्रल की प्रॉपर्टी होती है कि 0 to 2a fx dx is 0 when f of 2a minus x is equal to minus fx, डेफिनेट इंटीग्रल का। तो एक्चुअली जब आप मार्जिनल फाइंड करेंगे तो यू विल फाइंड दैट ईच xi इज यूनिफॉर्म 0 to 2 पाई, मतलब हर xi का पीडीएफ जो आएगा वो यहाँ से आपके पास ये आएगा 1/2 पाई, जहाँ पे xi की वैल्यू 0 से 2 पाई होगी। तो ये हर मार्जिनल फाइंड करेंगे ये, क्योंकि साइन का इंटीग्रेशन 0 होता चला जाएगा, तो इस तरह से आ जाएगा आपका। तो इसलिए प्रोडक्ट हो नहीं सकता इक्वल, तो पहला तो आउट हो गया। दूसरा कह रहा है कि x1 x2 x3 पेयर वाइज इंडिपेंडेंट है, तो पेयर वाइज में अब आप चेक करना पड़ेगा, ये ज्वाइंट तो नहीं है। देखिए अगर मैं आपको बताऊं, जैसे लेट्स से आई फाइंड पीडीएफ ऑफ जॉइंट पीडीएफ ऑफ x1 x2, तो पेयर वाइज का मतलब ये है, ये कहने का मतलब कि दिस विल बी इक्वल टू fx1 into fx2, इस तरीके से। सो लेट्स से x1 x2 x3 बोल दो, है ना? यहाँ पे ये x1 ये x2 ये ज्वाइंट है। सो ये चेक करना पड़ेगा आपको। देखो आपने जैसे यहाँ पे देखा अभी कि लाइक मार्जिनल तो ये आ जाएगा, जब आप फाइंड कर रहे होंगे, मैं एक फाइंड करके दिखा देता हूँ, है ना? x1 x2, तो आप ज्वाइंट को इंटीग्रेट करेंगे 1 माइनस साइन x1 साइन x2 साइन x3 8 पाई क्यूब dx3 0 से 2 पाई। तो सेम लॉजिक से ये तो बाहर आ जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन तो 2 पाई आ जाएगा, बट इसका 0 हो जाएगा, तो क्या देगा आपको आंसर ये? सो दिस विल गिव यू आंसर एज, तो मैं इसका आंसर पहले लिख देता हूं। तो जब आप ये फाइंड करोगे तो आपका आंसर वही आ जाएगा 2 पाई अपॉन 8 पाई क्यूब। चेक कीजिए, आप इंटीग्रेट करके चेक करो, नहीं हो रहा तो बताओ, मैं करके दिखाऊंगा, है ना? सो यू जस्ट इंटीग्रेट 0 से 2 पाई, तो 1 का तो 2 पाई आ जाएगा ऊपर, माइनस इस वाले टर्म का इंटीग्रेशन 0 आएगा, क्योंकि साइन x3 यहाँ पे है और x3 का डिफरेंशिएट है 0 से 2 पाई है, तो ये 0 दे देगा, तो 0 हो जाएगा, तो ये बचेगा आपका मतलब 1/4 पाई स्क्वायर, एंड दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ मार्जिनल्स। ये इसके प्रोडक्ट के आएगा, तो बी सही है। बी कह रहा है x1 x2 x3 पेयर वाइज है। यस, एक्चुअली आप यहाँ देख सकते हैं, ये इसको हम बोलता हूँ आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्यों? क्योंकि अगर x1 x2 x3 को मैं इंटरचेंज भी कर दूं ना, तो ज्वाइंट पीडीएफ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है ना? x1 की जगह x2 रख दो, x2 की जगह x1 रख दो, x3 के मतलब इंटरचेंज करने के बाद भी कोई इफेक्ट ज्वाइंट पे नहीं पड़ रहा है। तो मतलब ये है कि लाइक ऑल द थ्री विल हैव सेम मार्जिनल पीडीएफ्स, मतलब x1 x2 x3 क्या होगा? आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। एक्चुअली आप फाइंड करके भी चेक कर सकते हैं, जैसे दिख तो यहाँ भी रहा है कि ऑल हैव द सेम पीडीएफ्स। तो मतलब ये हो गया यहाँ से कि ज्वाइंट जो x1 x2 का आएगा वही ज्वाइंट x2 x3 का आएगा, वही ज्वाइंट x3 x1 का आएगा, एंड यू विल फाइंड कि ऑल सेटिस्फाई दिस। अगर xi xj कर दूं तो यू विल फाइंड xi xj, तो फॉर ऑल i's है, तो मतलब बी ऑप्शन ट्रू है। थर्ड क्या बोल रहा है कि x1 x2 एंड x3 आर इंडिपेंडेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड। अब चेक करते हैं, तो अब क्या करना पड़ेगा मुझे? बोल रहा है x1 x2 जो है x3 के साथ इंडिपेंडेंट है क्या? तो मतलब यहां मुझे अब ये चेक करना पड़ेगा
कि सी ऑप्शन में कि एफ ऑफ x1 x2 x3 क्या ऐसा हो रहा है? तो सोचिए क्या ऐसा होगा ज्वाइंट इनटू दिस, तो ये तो 1/4 पाई स्क्वायर आएगा, ये 1/2 पाई है तो 1/8 पाई क्यू होगा, लेकिन ये तो कुछ और है तो इक्वल नहीं आएगा, है ना? तो ये ऑप्शन गलत है। एंड लास्ट है वेरिएंस ऑफ x1 प्लस x2 इज पाई स्क्वायर। तो लाइक अगर आप वेरिएंस x1 प्लस x2 फाइंड करेंगे, या इसी में कर देता हूं, देखो सो डी ऑप्शन जो पूछ रहा है आपसे कि लाइक वेरिएंस ऑफ x1 प्लस x2, तो ये होगा वेरिएंस ऑफ x1 प्लस वेरिएंस ऑफ x2, एंड सिंस x1 x2 आर इंडिपेंडेंट, x1 x2 x3 all are not independent mutually, but x1 and x2 are pair wise independent, है ना? वो pair wise था, so like ये कोवेरियंस आगे 0 हो जाएगा। अब ये तो यूनिफॉर्म 0/2 पाई है, तो यूनिफॉर्म में वेरिएंस कितना आता है? b माइनस ए होल स्क्वायर बाई 12, है ना? तो ये आपका आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर बाई 12 प्लस 4 पाई स्क्वायर बाई 12 b माइनस ए होल स्क्वायर बाई 12 ना, तो कितना आ गया 8 पाई स्क्वायर बाई 12, तो ये तो इक्वल नहीं आया पाई स्क्वायर के, इसने क्या बोला पाई स्क्वायर ना, सो दैट इज नॉट इक्वल टू पाई स्क्वायर, तो ये ऑप्शन भी गलत है। चेक कर लीजिए अब। सर इफ वेरिएंस ऑफ x1 plus x2 plus x3 आया तो? हाँ, तो उस केस में देन यू हैव टू टेक द कोवेरिएंसेस। अच्छा, तो वहां पे क्या आएगा, एक मिनट, तो जब अगर ये जरूरत पड़ेगी वेरिएंस ऑफ x1 प्लस x2 प्लस x3, तो आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका फॉर्मूला ओपन करेंगे तो क्या होगा, वेरिएंस x1 वेरिएंस x2 वेरिएंस x3, फिर हम 2 टाइम लेते हैं ना, तो आई थिंक वो भी सम ही रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, पेयर वाइज तो इंडिपेंडेंट है ही एटलीस्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? तो जस्ट सम हो जाएगा वेरिएंस x1 प्लस वेरिएंस x2 प्लस वेरिएंस x3, आगे के जो कोवेरिएंस टर्म्स हैं वो 0 ही होंगी क्योंकि पेयर वाइज इंडिपेंडेंट है इसीलिए। ठीक है, हाँ चलो, तो नेक्स्ट जो है आदित्य ने भेजे हैं, सो यहाँ पे जो भेजा है इन्होंने, क्या है प्रॉब्लम 18, ये कह रहा है कि sensor network consists of n sensors that are distributed randomly on a unit square. Okay, a sensor network consists of n sensors. तो एक नेटवर्क है जो, है ना, तो इसमें क्या बोल रहा है कि और डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडमली ऑन यूनिट स्क्वायर, तो ये यूनिट स्क्वायर है तो इस पे रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है? तो रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिट स्क्वायर है, लेंथ 1 है, तो लाइक तो ये 1 लेंथ है, ये लेंथ 1 है, तो ये यूनिट स्क्वायर पे है। ईच नोड्स लोकेशन इज यूनिफॉर्म ओवर यूनिट स्क्वायर, ठीक है? तो इसका जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, n नोड्स है ना? अच्छा देखो, देखते हैं क्या आगे क्या कहना चाह रहे हैं। तो इज इंडिपेंडेंट ऑफ द लोकेशंस ऑफ द अदर नोड, ठीक है? अ नोड इज आइसोलेटेड इफ देयर आर नो नोड्स दैट आर विद इन द डिस्टेंस ऑफ r ऑफ दैट नोड, मतलब वो आइसोलेट बोलेंगे, डिफाइन कर रहा है आइसोलेट वर्ड को कि कोई नोड आइसोलेट होने का क्या मतलब है, तो यहाँ डिफाइन कर रहा है वो कि देयर आर नो नोड्स दैट आर विद इन द डिस्टेंस ऑफ r फ्रॉम द दैट नोड, है ना? तो मतलब मान लो कोई आइसोलेटेड है, सपोज ये, तो इसके है ना r रेडियस में कोई नहीं होगा कहीं भी, है ना? इस तरह से है या बीच में है तो r रेडियस में कोई नहीं होगा, तो r यहाँ 0 से 1 में हो सकता है। तो क्या बोल रहा है कि सो दैट द प्रोबेबिलिटी दैट अ गिवन नोड इज आइसोलेटेड is less than or equal to PD, so that the probability that a given node is isolated is less than equal to PD, मतलब तो ये PD क्या है, P times D, and using
the union bound, find the upper bound on the probability that the sensor network contain at least one isolated node. टोटल n था, है ना? तो एक काम करो, n को फिक्स कर लो, क्या दिक्कत है? n के टर्म में क्यों सोचोगे? मान लो यहाँ पे तुम्हारे पास 1 माइनस पाई आर स्क्वायर बाई 4, मतलब क्या कर रखा है? क्वाड्रेटिक, मतलब ये तो पाई आर स्क्वायर बाई 4 मतलब क्वाड्रेंट का एरिया हो गया, एंड इसकी पावर है n-1, तो गिवन नोड इज आइसोलेटेड, है ना? गिवन नोड इज कोई पर्टिकुलर गिवन नोड है ना? ऐसे ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये एमएससी वाला फिर से क्वेश्चन है, तो है ना, मतलब जो एग्जाम्स होते हैं एमएससी में, आईआईटीज में, उसके क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पे क्या है कि नोड इज आइसोलेटेड, तो मुझे दिखाना है इसकी प्रोबेबिलिटी जो होगी, अच्छा, प्रोबेबिलिटी दैट गिवन नोड इज आइसोलेटेड, अच्छा तुम इसकी प्रोबेबिलिटी जो निकालोगे, तुम्हें दिखाना है कि ये क्वांटिटीज होगी, ये प्रोबेबिलिटी आएगी, दिस प्रोबेबिलिटी इज लेस देन इक्वल टू दिस क्वांटिटी, 1 माइनस पाई आर स्क्वायर बाई 4 और इसकी पावर n-1, ये लिखा हुआ है ना? तो ये मुझे दिखाना है इसे लेस देन इक्वल टू होगी। तो आइसोलेटेड होने कहता है डिस्टेंस r, देयर इज नो नोड विद इन। तो इसका क्या मतलब है, वो यहाँ कहना क्या चाह रहा है एक्चुअली, कि जैसे अगर एक आइसोलेटेड है तो उसके r रेडियस में एक भी नहीं होगा, मतलब सारे उसके बाहर होंगे। अगर मैं r है, ये कहीं पे भी है, तो उसके r रेडियस में, मतलब जो भी आपके है ना नोड्स हैं, वो कहाँ पे हैं? वो स्क्वायर पे है ना? अ सेंसर नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ n सेंसर दैट आर डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडमली ऑन द यूनिट स्क्वायर। तो ये इधर कहीं पे होंगे, है ना? इन सब पे ऐसा होगा। अच्छा, ये कहाँ बोला था? ईच नोड्स लोकेशन इज यूनिफॉर्म ओवर द यूनिट स्क्वायर, ठीक है ना? तो यूनिफॉर्म है ओवर द यूनिट स्क्वायर, ठीक है? ओके, तो एक नोड तो खुद है, तो बाकी n-1 नोड कहाँ होगा? n-1 नोड कहाँ पे होगा एक्चुअली? तो ऐसे आना चाहिए ना, हाँ रेडियस से फिक्स है, हाँ एरिया को डिवाइड कर दे, हाँ हाँ, मतलब वही आएगा ना? हाँ वही है कि उसमें से देखो, एक नोड तो खुद यहाँ पे मान लो, तो n-1 नोड इधर होगा, तो वो इसमें होगा, तो इसका एरिया कितना है? ये चीज है। बाकी n-1 नोड को इसमें नहीं होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? जो n-1 नोड्स हैं वो इस रीजन में नहीं होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? एक्चुअली यही पूछना चाह रहा है ना वो। टोटल एरिया तो 1 है, अच्छा, तो इस तरीके से होगा, टोटल एरिया 1 है ना? तो टोटल एरिया तो 1 है, तो n-1 नोड विल बी आउटसाइड दिस रीजन, तो आउटसाइड दिस रीजन का एरिया कितना हो जाएगा? तो वही मुझे लग रहा है कुछ कर रहा है कि पाई आर स्क्वायर बाई 4, ये आउटसाइड दिस रीजन का एरिया ये है ना? टोटल एरिया 1 है और आउटसाइड रीजन और कितने हैं टोटल? तो ये एक नोड के बाहर, इसके बाहर होने की प्रोबेबिलिटी, दूसरे वाले के इसके बाहर होने की प्रोबेबिलिटी, एंड सो ऑन। कितने नोड्स हैं टोटल? n है, लेकिन एक तो यहाँ पे होगा ना जो आइसोलेटेड है, तो बाकी जो है उसके r रेडियस के दूर है, मतलब यही लॉजिक है। तो ये तुम्हें दिखाना ये मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है ना? तो ये केस ले रहा हूं, अदरवाइज कहीं और होगा तो इससे ज्यादा ही आएगा। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे है तो उस केस में ये कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा ना? तो उसके हिसाब से तुम दिखा सकते हो। तो ये चूंकि सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो हमने एक एक्सट्रीम केस लिया, तो अगर यहाँ पे रखेंगे तो ये पाई आर स्क्वायर 4 की जगह पाई आर स्क्वायर बाई 2 आएगा। फिर तुम दिखा दो कि इसकी वैल्यू जो है ज्यादा है एक्चुअली, क्योंकि कम घटा रहे हैं ना, जब कम माइनस कर रहे हैं तो वैल्यू ज्यादा आएगी इसकी। जब पाई आर स्क्वायर बाई 2 घटाओगे तो पाई आर स्क्वायर बाई 2 की वैल्यू ज्यादा है ना इससे? तो इस तरह से वही चीज है, ठीक है ना? तो जब यहाँ पे होगा तो उस केस में पाई आर स्क्वायर बाई 2 चल रहा होगा, और दिस अपॉन 4, टोटल एरिया इसका कितना है? 1 है, सैंपल स्पेस,
तो 1 इंटू 1 इंटू ये सैंपल स्पेस एक्चुअली 1 है, तो इस तरह से आ जाएगा, और इससे तो लेस देन इक्वल टू ही होगा। बाकी केस में क्या होगा, यहाँ पाई स्क्वायर बाई 2 आएगा। कोई और केस लोगे तो इससे एरिया जो है इस क्वांटिटी से ज्यादा ही होगा एक्चुअली, वो चीज है, मतलब इस पोर्शन का एरिया इससे ज्यादा यहाँ एरिया आएगा, तो वैल्यू इसकी कम हो, टोटल की वैल्यू कम हो जाएगी, तो इससे वो कम ही आएगी। तो ये एक्सट्रीम केस है, यही दिखाना है तुम्हें। इस तरह क्वेश्चन जैम में तो नहीं आएंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो वहां प्रूफ करना, इसीलिए तुम्हें लॉजिक लिखना होता है। यूजिंग द यूनियन बाउंड find the upper bound on the probability that the sensor network contain at least one isolated। तो यूनियन at least one का मतलब क्या है, यूनियन ऑफ ai i from 1 to n, तो कॉम्प्लीमेंट ले लो तो उससे आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट लेगा, ये सब सब्जेक्टिव छोड़ दो। नेक्स्ट किसका डाउट है? एक और मेरे पास बस ये बता दो कि ट्रंकेटेड कंडीशन क्या आएगा। ट्रंकेटेड का कंडीशन क्या आएगा? इसमें ट्रंकेटेड क्या है? एक्सपोनेंशियल थीटा को फॉलो कर रहा है। तो ये जो क्वेश्चन है तुम्हारा कि w दे रखा है x माइनस ग्रेटेस्ट रियल फंक्शन ऑफ x, ओके, और x क्या है? एक्सपोनेंशियल क्या है? थीटा। हाँ, तो x का सपोर्ट क्या है यहाँ पे? 0 से इंफिनिटी, यही ना? ओके, तो y का सपोर्ट क्या आएगा? 0 1 2 डॉट डॉट, अच्छा सॉरी, यहाँ तो फ्रैक्शनल पार्ट है ना, ग्रेटेस्ट रियल नहीं है, तो ये तुम्हारा y जो हो सकता है वो 0 से 1 में होगा, ठीक है। तो पीडीएफ ऑफ तुम्हें क्या फाइंड करना है? w। तो अगर तुम यहां से स्टार्ट करो, एक्सपोनेंशियल लैम्डा है ना, ठीक है, एक्सपोनेंशियल लैम्डा है, तो उसके केस में तुम्हें सॉल्व करना है। इसमें मैंने ऐसे किया कि जो जैकोबी मेथड लगाया, इसको ब्रेक करके उसमें सबका कोएफिशिएंट तो 1 आ गया, मॉड ले लेते। अच्छा, वो तो सारे ऐड हो जाएंगे ना ये। लेकिन फिर अपर लिमिट कैसे सेट करें उस वाले में ये करते हैं। हाँ ठीक है, ये तो मतलब मान लो जब तुम्हारा w है तो w की वैल्यू तो चलो 0 से 1 में है। अब w की वैल्यू जब 0 से 1 में है तो w का पीडीएफ फाइंड करना है हमें। तो w की वैल्यू क्या क्या है देखो एक बार। w जो है अगर वैसे लिखोगे तो तुम्हारा x होगा, अगर x की वैल्यू 0 से 1 में है ना, x माइनस 1 अगर x की वैल्यू 1 से 2 में है, चलता रहेगा इस तरीके से। x की वैल्यू 2 से 3 है एंड सो ऑन। तो लाइक इसको मैं जनरलाइज करके लिखूं तो w क्या है, x माइनस k, अगर x की वैल्यू कहां से स्टार्ट हो रही है, k से k प्लस 1, चेक करो ये है। तो ये तुम्हारे पास w है। अब इस पे निकाल लो प्रोबेबिलिटी इसका। तो अभी k टू k प्लस 1 में तुम्हारा क्या आ जाएगा, ये इसका पीडीएफ तो आ जाएगा ना। तो x माइनस के यहाँ तो 0 से 1 में ही हो जाएगा, वो तो ठीक है। तो x माइनस के 0 से 1 में हो जाएगा। तो अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लो, इसकी निकाल पाओगे, ट्रांसफॉर्मेशन करना तुम्हें। अब इसका अगर तुम इसका डिस्ट्रीब्यूशन निकालो x माइनस के का तो क्या होगा, एफ डब्ल्यू ऑफ w इज इक्वल टू एफ एक्स ऑफ x डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स। तो जैकोबियन 1 आ गया। हाँ, तो क्या आया आंसर? तो यहाँ से एफ एक्स ऑफ एक्स कितना है तुम्हारा, पीडीएफ कितना होगा? तो मान लो चलो थीटा ई की पावर माइनस थीटा एक्स, ये कह रहे हो ना तुम, और ये 1 आ गया। तो यहाँ से तुम्हारा है थीटा ई की पावर माइनस, थीटा में लिखना है डब्ल्यू के टर्म में। यहाँ से डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है? एक्स इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस के, यही ना।
तो W प्लस के और जैकोबियन dW बाई dx तुम्हारा 1 ही आ गया। ओके तो ठीक है। एंड नाउ इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा, थीटा ई की पावर, तो यहाँ पे क्या दे रखा है, थीटा ई की पावर माइनस थीटा डब्ल्यू ई की पावर माइनस थीटा के। और ये कब है, एफ डब्ल्यू ऑफ डब्ल्यू ये है जब तुम्हारा डब्ल्यू की वैल्यू, तो यहाँ तुम्हारा डब्ल्यू ठीक है, मतलब ये था, हाँ तो डब्ल्यू की वैल्यू तो 0 से 1 में है, लेकिन के को कैसे मैनेज करोगे, तो हाउ टू फाइंड के इन टर्म्स ऑफ लैम्डा। तो ये के के टर्म में के को हटाना पड़ेगा ना मुझे, तो के की वैल्यू क्या है, तो इसमें तुम क्या करो, अब समेशन लगा दो के रिस्पेक्ट में। तुम्हारा के क्या हो सकता है, के कैन टेक व्हाट वैल्यूज, तो हो तो गया, तो इसको तुम के के रेस्पेक्ट, क्योंकि के तो हमने एक पर्टिकुलर के लिए किया ना, तो हमें हर के लिए देखना है, क्योंकि डब्ल्यू तो इसका वो है ना, हर केस में तो सेम ही आंसर आ रहा है, तो जैकोबियन ये सम हो जाएगा एक्चुअली। मैं देखो अभी मैं एक पर्टिकुलर के लिए निकाला हूं, तुम्हें याद होगा कि जब हम लोग एक्स स्क्वायर का निकाल रहे होते हैं और जब मेरा ऐसा होता है -1 to 0 0 to 1, तो तुम्हें याद है इस पे जैकोबियन 1 और इस पे जैकोबियन 2 दोनों को ऐड करते हैं ना, कैसे करते हैं, f of x1 dx1 upon dy प्लस f of x2 dx2 upon dy, सेम यहाँ पे करना है। तो अभी मैंने एक टर्म फाइंड किया पहला वाला जस्ट, और ऐसे ही तो यहाँ तुम्हें k की जितनी वैल्यू उन सब के लिए सम करना है, क्योंकि इन सारी वैल्यू पे तुम्हारा रेंज w का कॉमन ही है, w हर केस में तुम्हारा आंसर 0 to 1 ही देगा, है ना। तो अब तुम्हारा आंसर आ गया कि अब ये मैंने एक फाइंड किया अभी जस्ट, तो इसी को तुम क्या करो, समेशन ले लो k फ्रॉम 1 to कहां तक, इंफिनिटी, तो देखो वही आएगा जो दे रखा है। तो यहां से थीटा ई की पावर माइनस थीटा डब्ल्यू तो बाहर हो गया, अब इस पे समेशन लग जाएगा। अब ज्योमेट्रिक सम यूज कर लो, ज्योमेट्रिक इनफिनाइट ज्योमेट्रिक सम, तो यही आ जाएगा तुम्हारा, कि चेक करो, हाँ इससे तो आ रहा है। बस तो मैं ये पूछना था, अगर कंडीशन लगाना चाहे तो उसमें क्या बनेगा, कौन सी कंडीशन, इससे ट्रांजिटिव टाइप का बन रहा है इस तरह का देखा, हाँ वैसे सोचे कि फिर इसका कंडीशन कैसे मतलब ट्रंकेटेड क्या होता है, तो पता ट्रंकेटेड डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, और f(x) given x less than a, और x को कोई सपोर्ट को फिक्स कर रखा होता है, तो यहाँ पे कहाँ ट्रंकेटेड, कहाँ तुम्हें दिख रहा है गिवन वाला कंडीशन है, यहाँ तो ऐसा कुछ गिवन कंडीशन है ही नहीं। ये w की ये पॉसिबल वैल्यूज हैं, मैंने एक के लिए भी फाइंड किया इन जनरल, अब बाद में k एक्चुअली k के रूप में समेशन कर देना है यही पर टर्म, एंड सो ऑन dxk अपॉन d, यहाँ पे y होता है फॉर्मूले में, सो वही करना है तुम्हें xk, तो अभी एक के लिए फाइंड किया, उसको k के रिस्पेक्ट में समेशन कर दो, जैकोबियन हर बार 1 ही आ रहा है, तो ये समेशन हो गया फाइनल। इसमें ट्रंकेटेड का कोई केस है ही नहीं, जरूरत ही नहीं है। ठीक है नेक्स्ट, तो ये हो गया आपका। चलो वापस आते हैं, अच्छा वो क्वेश्चन कर लेते हैं जो जैम 2023 का जो क्वेश्चन नंबर 55 है, ठीक है ना, थीटा स्क्वायर का यू में। चलिए पता है गलती कहाँ कर रहे थे हम लोग, देखो तुम्हें बताऊं एक थ्योरम, सो कई बार ना अज्यूम करना गलत होता है, प्रूफ नहीं देखे हैं, तो जो वीके रवैदगी में जो थ्योरम है, जो लास्ट क्लास में बताया था मैंने हर्षिता को, उसमें ये है कि मान लो x1 एंड x2 आर IID ज्योमेट्रिक P विथ PMF, प्रोबेबिलिटी x is equal to x, q की पावर x into p, x from 0 1 to dot dot dot, then x given x plus y या x1 given x1 plus x2 has distribution what, this is discrete uniform on the set 0 1 2 up to, मान लो ये इक्वल टू t दे रखा है मैंने, तो 0 1 to t। अच्छा तो नेक्स्ट x1 x2 up to xn, they are IID ज्योमेट्रिक P with the same PDF, ठीक है, ऊपर वाला ही सेम with the same PMF। तो what is the distribution of x1 given summation xi I from 1 to n is, क्या होगा
एक्चुअली यहाँ पे मैं भी गलती कर रहा था, आप लोग गलती कर रहे थे। दिस विल नॉट बी यूनिफॉर्म एक्चुअली। तो लास्ट टाइम भी जिसने पूछा था तो वीके रॉयती में ये 2 तक ही थ्योरम क्यों दिया? अगर जनरल ट्रू होता तो ये n तक देता, उसने 2 तक ही फिक्स करके क्यों दिया है? क्योंकि वह सिर्फ 2 के लिए ट्रू है। जैसे जैसे हम जानते हैं ना एक्सपोनेंशियल जो 1/2 है वो काई स्क्वायर 2 होता है, तो ये वैसे ही होगा जैसे हम मान ले एक्सपोनेंशियल n काई स्क्वायर n होता है, तो वो वाला मिस्टेक हो जाएगा। तो यहाँ सेम ही चीज है एक्चुअली कि सिर्फ एक्सपोनेंशियल में कोइंसिडेंट है कि एक्सपोनेंशियल विथ मीन 2 काई स्क्वायर 2 होता है, बाकी कोई एक्सपोनेंशियल कोइंसाइड नहीं करता। सेम यहाँ पे है। सो दिस इज द कोइंसिडेंट दैट अगर सैंपल साइज 2 का है तो ये डिस्क्रीट यूनिफॉर्म आएगा, अगर n है तो डिस्क्रीट यूनिफॉर्म नहीं आएगा। उसको हम प्रूव करके भी देख लेते हैं, ठीक है? तो जैसे उसका प्रूव किया था वैसे इसका कर लेंगे। तो यहाँ हम अज्यूम कर लिए कि यूनिफॉर्म होगा, वो गलती हो रहा था। सो दिस विल नॉट बी डिस्क्रीट यूनिफॉर्म। इसका क्या डिस्ट्रीब्यूशन आएगा इसका फाइंड करके देख लेते हैं। सो ये कोई स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बनेगा, ठीक है ना? और उससे हमारा वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा इजीली, क्योंकि थीटा माइनस थीटा स्क्वायर एंड थीटा सेम यूएम भी आ रहा था। तो गलत है, क्योंकि 2 डिफरेंट फंक्शन का सेम अनबायस्ड एस्टिमेटर तो नहीं होगा, जनरली जरूरी नहीं ऐसा होगा वहां पे। तो इसीलिए तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन निकाल के देख लेते हैं। तो इसका पीएमएफ क्या है? मेरा क्वेश्चन ये है ना? सो प्रोबेबिलिटी x1 इज इक्वल टू लेट्स से स्मॉल x, व्हाट इज द डिस्ट्रीब्यूशन? तो उससे पहले है ना, तो यहां जैसे है कि प्रोबेबिलिटी x1 इज इक्वल टू x गिवन x1 प्लस x2 इज इक्वल टू t। सो दिस विल गिव यू 1 प्लस t, है ना, फॉर ऑल x इज इक्वल टू 0 1 2 अप टू t। ये था। दूसरा वाला पीएमएफ लेंगे 1 से आगे वाला, तो यहाँ पे t माइनस 1 आएगा, ये t प्लस 1 मतलब t माइनस 1 आएगा, तो ये आ जाएगा। ओके, अभी क्या है, ये डिस्क्रीट यूनिफॉर्म नहीं होगा, ठीक है ना? तो ये मिस्टेक था एक्चुअली, इट विल नॉट बी अ डिस्क्रीट यूनिफॉर्म। तो इसका क्या होगा डिराइव कर लेते हैं, देखो। सो प्रोबेबिलिटी x1 इज इक्वल टू x, मतलब कोई स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन नहीं आएगा। दिस समेशन xi इज इक्वल टू t I from 1 to n upon probability summation xi is equal to t I from 1 to n। और आप लोग देखो यहाँ पे समेशन xi का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? I from 1 to n समेशन xi, नेगेटिव बाइनोमियल n कॉमा p आ जाएगा, है ना? तो इस तरीके से आ जाएगा। तो डिनोमिनेटर का डिस्ट्रीब्यूशन वैसे ही आ जाएगा नेगेटिव बाइनोमियल से। न्यूमरेटर में क्या है? इंटरसेक्शन है तो फिक्स कर दो, और इंडिपेंडेंट है तो अलग अलग भी कर सकते हो आप। तो मतलब ये हो गया कि प्रोबेबिलिटी x1 इज इक्वल टू x एंड प्रोबेबिलिटी x2 से लेके xn तक इज t माइनस x। क्या किया मैंने? ये x1 से xn तक का सम था, तो x1 को x रख दिया स्मॉल x, तो x2 से xn तक t माइनस x आ गया, एंड अपॉन प्रोबेबिलिटी x1 से लेके xn तक ये t है। अब आप देखो यहाँ पे जैसे ये 1 से n है, समेशन i फ्रॉम 2 से n xi, इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा? n माइनस 1 कॉमा p। तो उससे इसका पीएमएफ ऑलरेडी पता है तुम्हें, q की पावर x इंटू p। इसका नेगेटिव एनिमल से लिख लेंगे, इसका भी नेगेटिव एनिमल से लिख लेंगे, तो डिस्ट्रीब्यूट मतलब सिंप्लीफाई होगा, कोई ना कोई p से फ्री कोई क्वांटिटी आएगी, इसमें p नहीं होगा, pq नहीं होगा, जस्ट कोई फ्री क्वांटिटी p से आएगी। तो ये ठीक है, हमने वो देखा भी था, बट ये कोई स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन नहीं आएगा ये। अब मैं इसको यूज करता हूँ, तो अभी सिंप्लीफाई कर दें, क्वेश्चन सीधा कर देता हूँ, तो टाइम खत्म हो जाएगा। तो मैं सीधा सीधा क्वेश्चन पे आता हूँ। तो क्वेश्चन हमारा जो है ये क्वेश्चन नंबर 55 है जैम 2023 का, और ये हालांकि आसान क्वेश्चन है, ठीक है ना? तो लास्ट टाइम जब मैं सॉल्व कर रहा था डाउट क्लास में, तो मैंने अज्यूम कर लिया था कि ये डिस्क्रीट यूनिफॉर्म होगा, और इसलिए आंसर नहीं आया था पिछली बार, क्योंकि मैंने ये अज्यूम कर लिया था कि डिस्क्रीट, क्योंकि 2 के लिए ट्रू है, ये इन जनरल n के लिए ट्रू नहीं है, सिर्फ 2 के लिए कोइंसिडेंस है कि जो आंसर आएगा आप चेक करेंगे, n को 2 रखेंगे तो वो डिस्क्रीट यूनिफॉर्म बन जाता है, अदरवाइज वो डिस्क्रीट यूनिफॉर्म नहीं बनता है। तो ये मिस्टेक कर रहे थे हम लोग लास्ट टाइम। तो देख लो अब, तो क्वेश्चन नंबर 55 एग्जाम 2023 का, उसमें क्या दे रखा है आपको कि x1 x2 x3 3 रैंडम वेरिएबल है जो ज्योमेट्रिक है, जिसका पीडीएफ है थीटा की इंटू 1 माइनस थीटा की पावर x फ्रॉम 0 1 2 डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से है। सैंपल साइज 3 है और वो ज्योमेट्रिक है, नंबर ऑफ फेलियर वाला। तो मैं यहाँ स्टार्ट करता हूँ सीधा। अच्छा, सपोर्ट वो भी दे रखा है
ऑब्जर्व्ड वैल्यूज भी दे रखी हैं, चेक करो क्या क्या है। आई थिंक 1 है, 4 है और 5 है, नहीं चेक करो एक बारी, कुछ और है शायद। ऑब्जर्व्ड वैल्यू क्या दे रखी है? क्वेश्चन नंबर 55 जैन 2023। अच्छा रामाशीष तुम्हारा क्वेश्चन करते हैं अभी इसके बाद। बाकी जिनके डाउट्स रह गए आज, फिर कल 6 to 7 आप पूछो तो सॉल्व करो, या 9 to 11 है डाउट क्लास ही आज, तो वहां भी पूछ सकते हो आप। अगर डाउट क्लास नहीं हुआ तो फिर हम टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस स्टार्ट करेंगे। डाउट नहीं रहा किसी का तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग स्टार्ट होगा 9 to 11। तो बताओ भाई, देखो तो ऑब्जर्व्ड वैल्यूज क्या थी? ये मैं पूछ रहा हूं, एक बार चेक करो, पेपर चेक करो, बताओ मुझे। 254 ओके, सो ये 254 है। x1 की वैल्यू 2 है, x2 की वैल्यू 5 है, x3 की वैल्यू, ये क्वेश्चन में गिवन है ऑब्जर्व्ड वैल्यूज, क्योंकि न्यूमेरिकल आंसर टाइप है तो आंसर मुझे नंबर चाहिए, तो इसलिए इसमें दे रखा है ऑब्जर्व्ड वैल्यू, बाद में यूज करेंगे। देखो डेल्टा 1 मैं कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं, तो डेल्टा 1 मेरा ये है, और डेल्टा 2 मैं कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं 1, जब x1 1 है, 0 अदरवाइज। ठीक है, तो देखो यहां से तो आप चेक कर सकते हो कि ये जो डेल्टा 1 है ना, एक्सपेक्टेशन ऑफ डेल्टा 1 क्या आएगा भाई? ये इसके इक्वल होगा, और यहां से x1 बराबर 0 निकालोगे तो थीटा आएगी। एक्सपेक्टेशन ऑफ डेल्टा 2 क्या आएगा? थीटा माइनस थीटा स्क्वायर, थीटा इनटू दिस, तो थीटा माइनस थीटा स्क्वायर। तो बाय यूजिंग राव ब्लैकवेल थ्योरम या राव ब्लैकवेलाइजेशन टेक्निक, क्योंकि यहाँ पे तुम फाइंड करोगे इस डिस्ट्रीब्यूशन में, तो t बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3, मतलब समेशन xi, i फ्रॉम 1 to n, तो n यहाँ 3 है, मैं ये लिख रहा हूँ। सो दिस इज कंप्लीट सफिशिएंट एस्टिमेटर, कंप्लीट एंड सफिशिएंट एस्टिमेटर। और ये एक लाइन का टेक्निक कैसे पता चलता है मुझे? ये एक्सपोनेंशियल फैमिली का मेंबर है, एक्सपोनेंशियल फैमिली में आप लिखोगे e की पावर करके लॉग लगा दो, तो थीटा और x का जो फंक्शन आएगा, जो भी x का फंक्शन आएगा उसका समेशन कंप्लीट सफिशिएंट एस्टिमेटर होता है, एक्सपोनेंशियल फैमिली का जो कॉन्सेप्ट है, तो उसके हिसाब से ये कंप्लीट सफिशिएंट हो गया। अब कंप्लीट सफिशिएंट हो गया तो लेमन सेफी कहता है कि इसका कोई फंक्शन ढूंढ लो जो अनबायस्ड एस्टिमेटर हो, तो यूएमवी हो जाएगा। तो कहने का मतलब यहां से एक्सपेक्टेशन डेल्टा 1 गिवन समेशन xi फ्रॉम 1 to 3 इज इक्वल टू t, ये जो होगा दिस इज UMVUE ऑफ थीटा, and expectation delta 2 given summation xi from 1 to n given t, this is UMVUE of theta minus theta square, theta minus theta square, ये होगा theta minus theta square। क्यों भाई? जिसका अनबायस्ड एस्टिमेटर है उसी का UMVUE होगा, जिसका अनबायस्ड एस्टिमेटर है उसी का UMVUE होगा। तो ये मुझे मिल गया। अब मैं क्या करूंगा, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, थीटा स्क्वायर आ जाएगा, इसका आंसर कुछ और आएगा, इसका आंसर कुछ और आएगा। पहले क्या कर रहे थे हम अज्यूम कर रहे थे यूनिफॉर्म है, तो इसका आंसर 1/t + 1 और इसका 1/t + 1, डिफरेंस 0 आ जाता था, तो वो हम गलती कर रहे थे, थ्योरम गलत लगा रहे थे। तो अभी क्या है, इसका आंसर कुछ और आएगा। टी क्या है मेरा? टी यहाँ दे रखा है, ऐड कर लो इसको, 4 5 2 11, तो टी को आप 11 भी रख सकते हो यहाँ पे, क्योंकि गिवन है ना, तो 11। सो अब मुझे ये क्वांटिटी निकालनी है, अगले पेज पे काउंट फाइंड करता हूँ। देखो तो अभी क्या होगा, तो मेरा UMV थीटा स्क्वायर का चाहिए, तो क्या होगा, यहाँ से इसका डिफरेंस ले लो, तो एक्सपेक्टेशन डेल्टा 1 गिवन समेशन xi इज इक्वल टू 11 i फ्रॉम 1 to 3 माइनस एक्सपेक्टेशन डेल्टा 2 समेशन xi इज इक्वल टू 11 i फ्रॉम 1 to 3, n यहाँ 3 है, सो डिफरेंस ले लो। तो जब यहाँ आप डिफरेंस ले रहे हो एस्टिमेटर में, तो वहां पे डिफरेंस लोगे पैरामीटर्स में, तो डिफरेंस लोगे तो क्या आ जाएगा, ये थीटा स्क्वायर। तो मतलब ये है कि दिस इज द UMVUE ऑफ, सो दिस इज UMVUE ऑफ थीटा स्क्वायर। तो ये मेरा एक्चुअली आंसर है। अब इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू निकालनी है, क्योंकि न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन है ये। सो इस क्वेश्चन का आंसर ये है मेरा। अब ये क्या आएगा, तो अगले पेज पे करते हैं। ठीक है, देख लो एक बार, नोट करना चाहो देख लो एक बार, फिर आगे इसको कंटिन्यू करता हूँ अगले पेज पे। अब तो कर लोगे भाई, जो सिंसियर लोगे वो तो कर लेंगे।
क्यों आदित्य, कर दोगे? हाँ सर हो आप तो हो जाएगा ना, जल्दी जो लोग जानते हैं। तो ये अब इजी है क्योंकि वो अज्यूम कर रहे थे, वो अज्यूमशन गलत था, इसलिए कोई बिना प्रूफ कई बार देखे अज्यूम नहीं करना चाहिए। तो देखो, तो यहाँ से मैं फाइंड कर रहा हूँ एक्सपेक्टेशन ऑफ डेल्टा 1 गिवन x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 11। तो ये जाके कहीं ना कहीं कन्वर्ट हो जाएगा, x1 इज इक्वल टू 0 गिवन x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 11। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x1 इज 0 इंटू x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 11। मैं थोड़ा शॉर्टकट में लिख रहा हूँ। आप क्या करोगे, a गिवन b है, a इंटरसेक्शन b, तो x1 को 0 रख दोगे तो x2 प्लस x3 11 आ जाएगा, और इंडिपेंडेंट है चूंकि x1 x2 x3 तो अलग अलग कर दिया मैंने, अपॉन प्रोबेबिलिटी x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 11। तो आप देख लो, x1 इज इक्वल टू 0, x1 क्या रहा ज्योमेट्रिक, थीटा इंटू 1 माइनस थीटा की पावर x, तो x 0 है तो ये थीटा आ जाएगा। x2 प्लस x3 बनेगा नेगेटिव बाइनोमियल 2 कॉमा थीटा, और ये नंबर ऑफ फेलियर रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ फेलियर टू गेट सेकेंड सक्सेस। तो राइट ये आ जाएगा, फेलियर तुम्हारे पास कितने हैं 11, ये जो वैल्यू है नंबर ऑफ फेलियर्स है, तो नंबर ऑफ फेलियर 11, नंबर ऑफ सक्सेस 2 क्यों, क्योंकि सम इसका 2 है ना, मतलब कहने का मतलब x2 प्लस x3 का डिस्ट्रीब्यूशन आएगा नेगेटिव बाइनोमियल 2 कॉमा थीटा। ये हमने जब स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे थे तभी बताया था। और ऐसे ही x1 प्लस x2 प्लस x3 इसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा नेगेटिव बाइनोमियल 3 कॉमा थीटा। और नेगेटिव बाइनोमियल के दो पीएमएफ होते हैं, एक नंबर ऑफ ट्रायल काउंट करता है और एक नंबर ऑफ फेलियर काउंट करता है, तो डिपेंड करता है कौन सा वाला ज्योमेट्रिक है, उसके हिसाब से वही वाला नेगेटिव बाइनोमियल बनेगा। तो यहाँ आप ज्योमेट्रिक देखेंगे तो ये 0 से स्टार्ट होने वाला है, तो वही नेगेटिव बाइनोमियल बनेगा जिसका सपोर्ट 0 से स्टार्ट होता है, मतलब नंबर ऑफ फेलियर वाला है ये। तो इसका पीएमएफ लिख देता हूँ सीधा मैं, तो इसका पीएमएफ आएगा 11 वैल्यू है, तो 11 प्लस 2 माइनस 1 चूज 2 माइनस 1 थीटा की पावर 2 1 माइनस थीटा की पावर 11 अपॉन ये नेगेटिव आएगा 3 थीटा, ये एक्चुअली नंबर ऑफ फेलियर वाला है, तो यहाँ से आएगा 11, ये 11 है, प्लस ये 3 है ना यहाँ पे, 3 माइनस 1 चूज 3 माइनस 1 थीटा की पावर 3 1 माइनस थीटा की पावर 11। फेलियर सक्सेस 3 है, फेलियर 11 है, ये नंबर ऑफ फेलियर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कर दो सिंप्लीफाई, तो ये और ये कट गया, ये मिलके काट दिया, सिंप्लीफाई करो, ये 13 माइनस 12 C1 12 कितना हो गया 13 C2 13 इंटू 12 अपॉन 2, तो फाइनली आ गया ये 2/13। तो यूएम भी हुई थीटा का पूछता तो ये आता 2/13, और तुम चेक कर लो जो हम लिख रहे थे 1/1 प्लस टी, उसके हिसाब से क्या आना चाहिए था 1/1 प्लस समेशन एक्साइज, समेशन एक्साइज तो 11 है तो 1/12 आ जाता हमारा, लेकिन वो गलत है क्योंकि यहाँ तो 2/13 आ रहा है, क्योंकि वो यूनिफॉर्म है नहीं एक्चुअली, इसीलिए। ठीक है, तो ये यहाँ से कैलकुलेशन करके समझ आया, अगर वो यूनिफॉर्म होता ये डिस्ट्रीब्यूशन x1 गिवन समेशन xit तो ये 1/1 प्लस टी आता, जो कि 1/1 प्लस 11 आता, 1/12 आता, लेकिन वैसा नहीं है ना, क्योंकि वो थ्योरम सिर्फ 2 के लिए ट्रू है, 3 के लिए हम प्रूफ हालांकि कर ही रहे हैं, यहाँ पे जनरल भी कर सकते थे। सेकेंड क्वांटिटी क्या होगी, तो ये पहली क्वांटिटी आ गई, सेकेंड जो आएगी जो सेकेंड वाली है वो क्या है एक्सपेक्टेशन डेल्टा 2, तो ये दिस इज UMVUE ऑफ थीटा आया, एंड डेल्टा 2 गिवन x1 प्लस x2 प्लस x3 बराबर 11, तो ये बन जाएगा प्रोबेबिलिटी x1 इज 1 लिया था मैंने डेल्टा 2 में। अगेन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगाओ, तो x1 इज इक्वल टू 1 इनटू यहाँ x2 प्लस x3 किसके इक्वल आएगा, तो यहाँ 1 रखोगे ना x3 को, आप x3 को 1 रखोगे, सॉरी x1 को 1 रखोगे तो ये 10 हो जाएगा, अपॉन प्रोबेबिलिटी x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 11। फिर से सिमिलर जो यहाँ यूज किया वही यूज करेंगे, x1 बराबर 1, तो इसका पीडीएफ था x1 ज्योमेट्रिक है, पीडीएफ था थीटा इंटू 1 माइनस थीटा की पावर x, तो यहाँ x 1 है तो ये हो जाएगा थीटा 1 माइनस थीटा, और यहाँ पे ये फिर से नेगेटिव बाइनोमियल यही वाला है 2 कॉमा थीटा, लेकिन यहाँ इक्वल टू 10 है, ध्यान रखना, तो 10 मतलब नंबर ऑफ फेलियर्स 10 है यहाँ पे, तो नंबर ऑफ फेलियर प्लस नंबर ऑफ सक्सेस माइनस 1, मैं पीएमएफ लिख रहा हूँ नेगेटिव बाइनोमियल का, थीटा की पावर 2 1 माइनस थीटा की पावर 10, ये तो सेम ही रहेगा, जो यहाँ लिखा है वही आएगा क्योंकि सेम डिस्ट्रीब्यूशन है और इक्वल टू 11 ही है, तो वही आएगा,
11 प्लस 3 माइनस 1, चूज 3 माइनस 1, थीटा की पावर 3, 1 माइनस थीटा की पावर 11। देख लो, तो ये पावर 10 और 1 मिलके 11 को कैंसिल कर दिया, 2 प्लस 1 मिलके 3 को कैंसिल कर दिया। तो आंसर क्या आया? तो यहाँ से एक्सपेक्टेशन ऑफ डेल्टा 2 गिवन समेशन xi बराबर 11 i फ्रॉम 1 to n 3। सिंप्लीफाई करो इसको, 12 में से 1 गया 11, 11 चूज 1, 11 चूज 1 मतलब 11 अपॉन कितना हो गया ये 14 माइनस 1, 13 चूज 2, सो 13 इंटू 12 अपॉन 2। तो कहने का मतलब काटना है, काट दो 6, तो 11/78। तो देखो ये क्या आया, दिस इज द UMBU ऑफ थीटा माइनस थीटा स्क्वायर। मुझे थीटा स्क्वायर का चाहिए तो सब्ट्रैक्ट कर लो, तो UMBUE ऑफ थीटा स्क्वायर, तो दिस माइनस दिस, 2/13 माइनस दिस, कितना आएगा भाई? एलसीएम लो इसका, 1/78। चेक कर लो वहां पे क्या पूछा है, वहां पूछा है तुम क्वेश्चन में चेक करो क्या पूछा है। क्वेश्चन में पूछा है 256 टाइम UMBU बताओ, है ना? तो 256 टाइम 156 256 156 है, 156 टाइम UMBU पूछा है, जो 1/78 आया, तो ये 2 आ गया, 2 आंसर फाइनल है। सो ये आपसे आंसर 2 है। एक बार चेक करो, इसको डाउट है बताओ। तो आई थिंक सीतारामन ने भी एक बार ये डाउट पूछा था, वो क्लास में शायद अभी है नहीं, है ना? एक बार चेक कर लो, किसी को कुछ क्वेरी है तो पूछ सकते हो आप इसमें। इसमें x2 plus x3 नेगेटिव बाइनोमियल को कैसे फॉलो करना है? हाँ, आप एक्चुअली शायद थ्योरी क्लास में नहीं थे, तो आप हमारा वीडियोस अगर आप देखेंगे, स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन नाम का जब टॉपिक पढ़ा रहा था मैं, तो जैसे आप ये जानते हैं क्या, x1 x2 xn अगर बर्नौली है, बर्नौली p, तो समेशन xi क्या होता है? बाइनोमियल फॉलो करता है। बिल्कुल सेम तरीके से जो बर्नौली और बाइनोमियल में रिलेशन है, वही रिलेशन ज्योमेट्रिक और नेगेटिव बाइनोमियल में है। ठीक, तो उसी तरह से अगर मैं पूछूं आपसे कि x1 x2 xn ये IID है, ये IID ज्योमेट्रिक p है, तो समेशन xi क्या फॉलो करेगा? नेगेटिव बाइनोमियल। जी बिल्कुल सेम तरीके से, नेगेटिव बाइनोमियल n, p, सेम तरीके से। तो वही किया, x2 x3 दोनों नेगेटिव ज्योमेट्रिक था, तो सम उसका नेगेटिव बाइनोमियल 2, क्योंकि 2 का सम हुआ 2, p, x1 x2 x3 3 का सम हुआ तो 3, p। सेम बर्नौली जैसे बाइनोमियल बनता है, वैसे ही ज्योमेट्रिक से नेगेटिव बाइनोमियल बनेगा। जी सर जैसे बाइनोमियल कंडीशनल अनकंडीशनल में चला जाता है जी कैलकुलस है, हाँ, तो अगर नेगेटिव बाइनोमियल के लिए कुछ है क्या सर? बस तो याद नहीं है, करके डिराइव करके देखना पड़ेगा कुछ बनेगा क्या, डिराइव करना पड़ेगा, है ना? चेक करना एक बार कैलकुलेशन करके, कुछ स्टैंडर्ड बनेगा तभी थ्योरम बनता है, अदरवाइज थ्योरम नहीं बनता है ना। स्टैंडर्ड नहीं बनता इसलिए थ्योरम नहीं बनाते। जैसे पिछला वाला ही था, वो डिस्क्रीट यूनिफॉर्म इसलिए बना क्योंकि वो 2 के लिए, इसलिए थ्योरम बनाया, अदरवाइज नहीं बनता। अच्छा एक क्वेश्चन और रामाशय से भेजा था, वो कर लेते हैं, फिर हम 7 to 9 कंटिन्यू करेंगे। तो ये क्वेश्चन क्या है? हाँ ये पेज कैसे लगा सकते हैं? अच्छा, तो रेंज कैसे लेंगे? अब देखो यहाँ पे तुम ध्यान दो, कल जो आपने क्वेश्चन पूछा था वहां क्या था, x लेस देन समथिंग गिवन y लेस देन समथिंग, ऐसा था ना? तो उसका कॉन्सेप्ट अलग है, उसमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यूज हो रहा था, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यूज किया था। यहां मैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी नहीं लगाऊंगा, कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन लगाऊंगा। मतलब कल वाले क्वेश्चन में मैं ये नहीं फाइंड किया था, आपने देखा होगा, इसकी जरूरत मुझे नहीं पड़ी थी कल वाले क्वेश्चन में। क्यों? क्योंकि न्यूमरेटर भी एक इवेंट था जो a है और b भी इवेंट था। यहाँ पे वैसा नहीं पूछ रहा है, यहाँ पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी x गिवन y एक्जैक्टली इक्वल टू 1/4। तो यहाँ प्रॉब्लम क्या आएगी, अगर मैं कंडीशनल लगा दूं तो डिनोमिनेटर y वाला 1/4 हो जाएगी, और y तो कॉन्टिन्यूअस है, तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, तो नॉट डिफाइन हो जाएगी। दिस इज नॉट द राइट वे एक्चुअली, तो उसका आपको समझना पड़ेगा व्हाट इज द कॉन्सेप्ट। तो इस क्वेश्चन को करने का जो कॉन्सेप्ट है, प्रोबेबिलिटी x लेस देन 1/2 गिवन y इज इक्वल टू 1/4। देखो
अगर y लेस देन 1/4 होता तो उसका अलग कॉन्सेप्ट था जो कल हमने 6 to 7 में ही सॉल्व किया था, उस तरह क्वेश्चन। अभी इक्वल टू है तो इसका कॉन्सेप्ट ये है कि अभी आप 1/4 को भूल जाओ, पहले आप स्मॉल y रख लो और अब आप सॉल्व करो। तो इसका मतलब ये हो गया कि मुझे फाइंड करना है क्या, कंडीशनल पीडीएफ x गिवन y dx। अब x की रेंज क्या है यहाँ पे, लेस देन हाफ, और आपके क्वेश्चन में रेंज क्या है, क्वेश्चन में रेंज क्या है, x प्लस वाई लेस देन 1। अच्छा एक मिनट, तो चलो y को 1/4 रख दो, भी क्या बनेगा, x प्लस 1/4 लेस देन 1, तो x लेस देन क्या बनेगा, 3/4। तो अगर मैं 1/4 क्योंकि यूज करना पड़ेगा ऐसे, अदरवाइज दो मतलब ज्यादा कैलकुलेशन होगा जनरल, तो यहाँ अगर 1/4 रखता हूं मैं, क्योंकि लिमिट तो y के टर्म्स में आएगी, तो x प्लस वाई लेस देन 1 है, तो x लेस देन 3/4 होगी। तो सपोर्ट में आपका x लेस देन 3/4 है, यहाँ क्या बोल रहा है, x लेस देन 1/2। तो यहाँ आपको करना क्या पड़ेगा, तो कहां से स्टार्ट है x, 0 से 1/2 होगा। और आप सोच रहे होंगे ये कैसे हो रहा है, तो ये सब ग्राफ से हो रहा है, ग्राफ बनाकर दिखाता हूं। ठीक है, तो ये x प्लस वाई 0 से 1 है, आपको एक्स वाई पॉजिटिव दे रखा है, तो ये आपका सपोर्ट है। सो ये आपका सपोर्ट है एक्चुअली जॉइंट का। अब उसने कहा है, आपको बोल दिया है कि y बराबर 1/4 है, तो y बराबर 1/4 की एक लाइन बना लो। सो लेट्स से दिस, ये y बराबर 1/4 की लाइन बना लिया मैंने। ठीक, अब क्या है, आपसे पूछा है क्या प्रोबेबिलिटी है, और तो यहाँ पे x की वैल्यू जो आएगी वो 3/4 आ जाएगी, है ना, क्योंकि x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 है। अब आपसे क्या पूछा है इन्होंने, आपसे पूछा है कि x लेस देन इक्वल टू 1/2 बताओ। तो एक काम कर सकते हो, पहले तुम ये पीडीएफ निकाल लो, आसान रहेगा। अब पीडीएफ आ गया तो उसका सपोर्ट देख लो क्या है। तो ये करने से पहले आप पहले ये क्वांटिटी निकाल लो, है ना, यू फाइंड दिस क्वांटिटी। तो ये कैसे फाइंड करोगे, ज्वाइंट अपॉन मार्जिनल, ये निकाल लोगे, ये फाइंड करो। अब जो भी आएगा उसमें y को 1/4 रख देना, पहले जनरल निकालो उसके बाद y को 1/4 रख दो। तो ये जो भी आएगा ये सिर्फ x का फंक्शन आ जाएगा फिर, क्योंकि y को आप 1/4 रख दोगे ना, तो y को जब आप 1/4 रख दोगे तो इसमें क्या बचेगा, सिर्फ x बचेगा, y तो गायब हो जाएगा क्योंकि y को आपने 1/4 रख दिया। तो मैं अभी जानकारी के लिए मैं बोल देता हूँ, कोई फंक्शन gx आ जाएगा, मान लो कोई gx आ जाएगा। तो चूंकि ये x का पीडीएफ है, ये x का फंक्शन है, तो यहाँ इंपॉर्टेंट ये है कि x का रेंज क्या है। तो आप डिसाइड करोगे x का रेंज क्या है। तो आप यहाँ देखो जरा, जब आपने, तो यहाँ देखो इस ये x जब आपने कहा है कि y 1/4 है, तो इस केस में, और आपको बोला गया था x प्लस वाई लेस देन 1 है, तो यहाँ x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है, या वहां से भी आप देख सकते हैं, x प्लस वाई लेस देन 0 1 था ना, तो y को 1/4 रखूंगा तो x लेस देन 1/y, y को रख दो 1/4, तो ये आएगा एक्चुअली x का रेंज। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये, क्योंकि ये लाइन कौन सी है, x बराबर 3/4, तो x प्लस वाई लेस देन 1, y प्लस एक्स लेस देन 1 है ना। ठीक है, एक बार चेक करो। तो यहाँ पे क्या लेंगे हम, x का रेंज। आपसे पूछा है कि x लेस देन 1/2 की प्रोबेबिलिटी पूछा आपसे, है ना, तो x लेस देन 1/2 की प्रोबेबिलिटी पूछा है। तो जब y एग्जैक्टली 1/4 है तो x क्या होगा, हाँ यहाँ तो y प्लस एक्स लेस देन 1 है, तो x लेस देन 1/y, तो इस तरह से रेंज आएगा आई थिंक 0 से 1/4। एक बार चेक करो सब लोग, तो 0 से 3/4 यही लेना पड़ेगा ना। एग्जैक्टली लिया ना, ठीक है, लेस देन। हाँ, अब क्वेश्चन पे आता हूँ, जो आपका क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी x लेस देन 1/2 गिवन y इज इक्वल टू 1/4। तो इसका एक्चुअली पता है, ये एक्चुअली
ये कंडीशनल CDF है, इसको अगर ध्यान से देखो आप तो ये वो चीज है, CDF ऑफ x गिवन y इज इक्वल टू 1/4 1/2 1/4, ये ऐसा लिखेंगे हम 1/4। ये एक्चुअली कंडीशनल CDF है। क्यों भाई, x लेस देन इक्वल टू समथिंग है ना, कंटीन्यूअस है, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ। तो ये निकालना है आपको एक्चुअली। तो इसका मतलब क्या है देख लो यहाँ से, तो आपका x तो 0 से स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे, अब कहाँ तक जा सकते हो आप, ये 3/4 तक ठीक है, ये कहाँ तक जा सकते हो आप, तो बस हो गया। अब ये जो भी फंक्शन आया होगा उसको इंटीग्रेट कर लो, तो वहां से आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। तो क्या किया हमने, इसका मतलब ये हो गया कि 0 से 1/2 f ऑफ x गिवन y dx, जहां y 1/4 है। तो ये क्वांटिटी आपका यहां से आ जाएगा ना, gx आ जाएगा, डिवाइड करके gx आएगा। अब gx को इंटीग्रेट करो 0 से हाफ में। तो ये हम क्यों देख रहे थे, ये इसलिए देख रहे थे, मान लो यहाँ पे लिख देता x लेस देन 1 फॉर एग्जाम्पल, तो ये नहीं 0 से 1 में इंटीग्रेट नहीं करते, तब क्या करते हम, कोई बताओ। अगर यहाँ x लेस देन 1 पूछ रहा होता तो हम कहां से कहां तक इंटीग्रेट करते, हाँ 3/4 तक ही करते, क्योंकि हमारा ये सपोर्ट जो है ये सैंपल स्पेस 3/4 तक ही है, तो इसके आगे कोई पॉइंट होगा तो अदरवाइज 0 हो गया एक्चुअली। तो यहाँ 0 से 3/4 ही करते, अगर 3/4 ज्यादा होता तो, क्योंकि 3/4 से ये कम है 1/2, तो 0 से 1/2 ये इवेंट है, तो इवेंट शुड बी सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, तो ये हम चेक कर रहे थे। बाकी इसको कंटिन्यू करो, देखो आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो तो जिनका डाउट रह गया आज 9 to 11 में डिस्कस कर सकते हैं, और नहीं तो कल फिर 6 to 7। ओके, चलो अभी के लिए थैंक यू, अभी 7 to 9 बार कंटिन्यू करेंगे। तो